आज हमारे सामने चार अलग अलग खबरें हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत से, एक हिमालय के ऊंचे दर्रों से, एक अंतरिक्ष से और एक हमारी अपनी अर्थव्यवस्था से। ऊपर से देखने पर शायद लगे कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं, तो इन सब में एक ही धागा पिरोया हुआ है। आज हम देखेंगे कि कैसे हर मोर्चे पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, देशों के बीच पुराने समझौते हों, हमारी सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी हो या फिर अर्थव्यवस्था को मापने का हमारा अपना तरीका ही क्यों ना हो, पुरानी और स्थापित व्यवस्थाओं को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। चलिए तो फिर इसी चुनौती को समझने की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे से। वहां एक बड़ा ही अनोखा और हैरान करने वाला मामला चल रहा है। हाँ, पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश गैम्बिया म्यांमार को अदालत में खींच कर ले गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहले ये समझ लेते हैं कि आईसीजे है क्या। ये संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक शाखा है। आप इसे दुनिया की अदालत भी कह सकते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में पीस पैलेस में है। हाँ, और इसका मुख्य काम है देशों के बीच के कानूनी विवादों को सुलझाना। जी, पर जहां तक मुझे याद है, इसके फैसले देशों पर बाध्यकारी तो होते हैं, लेकिन इसे लागू करवाने के लिए इसके पास अपनी कोई पुलिस फोर्स तो है नहीं। नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां कोई भी स्थायी सदस्य वीटो कर सकता है। तो इसकी शक्ति भी सीमित है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी शक्ति सदस्य देशों के सहयोग पर बहुत बहुत निर्भर करती है। अब आते हैं इस मामले पर। इसके केंद्र में है रोहिंग्या। ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जबकि म्यांमार की ज्यादातर आबादी बौद्ध है। और विवाद की असली जड़ क्या है? जड़ है 1982 में म्यांमार में बना एक नागरिकता कानून। अच्छा। उस कानून के तहत रोहिंग्याओं को ये साबित करना था कि उनके पूर्वज 1823 से पहले से वहां रह रहे हैं। एक मिनट, 1823 मतलब मेरे परदादा के परदादा कहाँ रहते थे, ये मुझे साबित करना पड़ेगा? जी, दस्तावेजों के बिना ये तो लगभग नामुमकिन है। जी, कोई कैसे कर पाएगा ये? यही तो समस्या थी। ज्यादातर लोग ये साबित नहीं कर पाए और रातों रात अपने ही देश में अवैध प्रवासी बन गए। अपने ही देश में? हाँ, उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए। इसके बाद उन पर हिंसा और उत्पीड़न का जो दौर शुरू हुआ, उसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें दुनिया का सबसे सताया हुआ समुदाय तक कह दिया। और 2017 की घटना इसी का चरम बिंदु थी, जब लाखों लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। जी, 2017 में म्यांमार की सेना की क्रूर कार्रवाई के बाद लगभग 8 लाख रोहिंग्याओं को भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में शरण लेनी पड़ी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। बिल्कुल। तो इसी को लेकर गाम्बिया ने म्यांमार पर आरोप लगाया है। 1948 के नरसंहार कन्वेंशन यानी जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ये कन्वेंशन होलोकॉस्ट के बाद बनाया गया था और ये न केवल नरसंहार करने पर बल्कि उसे रोकने में नाकाम रहने पर भी किसी देश को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन एक सवाल है, गाम्बिया का इससे सीधा क्या लेना देना? वो तो हजारों मील दूर है। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थापित व्यवस्था को चुनौती मिलती है। इस कन्वेंशन की सबसे खास बात यह है कि ये यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा। इसका मतलब है कि मानवता के खिलाफ इतने बड़े अपराध पर कोई भी देश, चाहे उसका उस घटना से सीधा संबंध हो या न हो, दूसरे देश के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। तो गाम्बिया ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। जी। इस पूरे मामले में भारत कहाँ खड़ा है? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल, ये एक नैतिक और रणनीतिक रस्साकशी है। एक तरफ मानवाधिकारों की रक्षा का नैतिक दबाव है और दूसरी तरफ म्यांमार हमारा पड़ोसी है और उसके सैन्य सरकार से रिश्ते खराब करने का मतलब है हमारी सीमा पर सुरक्षा खतरों का बढ़ जाना, जैसे उग्रवाद, ड्रग्स और मानव तस्करी। हाँ, ये सब खतरे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि अगर भारत अभी कड़ा रुख नहीं अपनाता तो वह भविष्य के लिए गलत मिसाल कायम कर रहा है? मतलब क्या मानवाधिकारों पर चुप्पी साधना लंबी अवधि में ज्यादा महंगा पड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भारत की विदेश नीति इसी दुविधा से जूझ रही है। फिलहाल भारत ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये स्थिति बहुत जटिल है। तो एक तरफ वैश्विक मंच पर नियमों और नैतिकता को चुनौती दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमालय में पुराने समझौतों और दावों को दरकिनार कर जमीन पर नई हकीकत गढ़ी जा रही है। शकसगम घाटी में आखिर हो क्या रहा है? तो ये जो शकसगम घाटी है, ये असल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब पीओके के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। पीओके में, ठीक है। हाँ, और देखिए ये वो इलाका है जो कानूनी तौर पर भारत का है,
लेकिन उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। सही। अब दिलचस्प बात यह है कि 1963 में पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत ये घाटी चीन को सौंप दी। मतलब जमीन अपनी है नहीं, लेकिन उसे किसी तीसरे को दे दिया। इसके पीछे पाकिस्तान का क्या मकसद था? मकसद बहुत साफ था, चीन को इस विवाद में एक पक्ष बनाना। अच्छा। ताकि अगर भारत कभी पीओके को वापस लेने की सैन्य कार्रवाई करे तो चीन अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो जाए। और भारत इस समझौते को नहीं मानता होगा। भारत इस 1963 के समझौते को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि जब जमीन आपकी है ही नहीं तो आप उसे किसी को दे कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो अब वहां ऐसा क्या नया हो रहा है जिससे तनाव बढ़ गया है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के तहत बड़े पैमाने पर सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। सीपैक। और ये सीपैक चीन के बहुत बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक अहम हिस्सा है। BRI तो चीन का वो विशाल प्रोजेक्ट है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल। सीपैक चीन के काशगर शहर को पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से जोड़ता है। हाँ। और इसका रास्ता पीओके और शकस्कम घाटी से होकर गुजरता है। अच्छा, तो यही वो सबसे बड़ी वजह है कि भारत आज तक BRI का हिस्सा नहीं बना है। जी। क्योंकि इसमें शामिल होने का मतलब होगा पीओके पर पाकिस्तान और चीन के दावों को एक तरह से मान्यता देना। आपने सही समझा। तो भारत ने चीन के इस नए निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई है। हाँ, भारत ने बहुत सख्त विरोध दर्ज कराया है और साफ कहा है कि शकस्कम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। और चीन का क्या कहना है? चीन ने भी जवाब में इस पर अपना दावा ठोक दिया है। तो यहाँ भी संप्रभुता और पुराने समझौतों की स्थापित धारणाओं को जमीन पर सीधी चुनौती दी जा रही है। चीन जमीन पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आसमान में भारत की महत्वाकांक्षाओं को हाल ही में एक झटका लगा है। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV लड़खड़ा गया है। जी, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता रहा है। हाँ, हमारा सबसे मेहनती घोड़ा। सही कहा। चंद्रयान 1, मंगल मिशन, भारत के ज्यादातर बड़े मिशन इसी ने सफल बनाए हैं। इसका सफलता दर 95% से ज्यादा रहा है, जो दुनिया में किसी भी रॉकेट के लिए शानदार है। ये तो ऐसा है जैसे आपका सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जो हर मैच में रन बनाता हो अचानक फाइनल में 2 बार 0 पर आउट हो जाए। हाँ, चिंता की बात तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 4 चरणों वाला रॉकेट है जिसमें ठोस और तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। 2026 के पहले मिशन PSLV 62 में गड़बड़ी इसके तीसरे चरण में आई। तीसरा चरण? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है जहां रॉकेट को ऑर्बिट में जाने के लिए जरूरी तेजी और सटीक दिशा मिलती है। ये पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, यही सबसे बड़ी चिंता है। ये PSLV की लगातार दूसरी विफलता है। दूसरी, इससे पहले मई 2025 में PSLV C61 मिशन भी तीसरे चरण में ही फेल हुआ था। ओहो। एक ही स्टेज में लगातार 2 बार गड़बड़ी आना एक भरोसेमंद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये उस स्थापित धारणा को चुनौती है कि PSLV कभी फेल नहीं हो सकता। इस मिशन में दांव पर क्या लगा था? मुझे पता है कि इसमें एक बहुत खास सैटेलाइट था। हाँ, इस रॉकेट पर कुल 16 सैटेलाइट थे, जिनमें ब्राजील, ब्रिटेन और नेपाल के सैटेलाइट भी शामिल थे। लेकिन सबसे खास था लाचित 1। लाचित 1? ये असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत से भेजा जाने वाला पहला सैटेलाइट था। और इसे छात्रों ने बनाया था, है ना? जी, इसे गुवाहाटी की डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। इसका मकसद था बाढ़, भूस्खलन और मौसम के बदलाव पर नजर रखना। ये वो समस्याएं हैं जिनसे पूर्वोत्तर भारत हर साल जूझता है। तो ये तो बहुत जरूरी मिशन था। बहुत जरूरी। और इस मिशन के फेल होने से वो ऐतिहासिक सैटेलाइट और उन छात्रों की सारी मेहनत भी नष्ट हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो हमने एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी को चुनौती मिलते हुए देखा। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की ओर, जहां आंकड़ों को मापने के हमारे भरोसेमंद तरीके को ही चुनौती दी जा रही है, या यूं कहें कि बदला जा रहा है। दिसंबर 2025 के महंगाई के आंकड़े आए हैं जो काफी कम दिख रहे हैं। हाँ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित खुदरा महंगाई दर सिर्फ 1.33% रही है। 1.33? जी, यह रिजर्व बैंक के 2% से 6% के दायरे से लगातार चौथे महीने कम है। तो पहली नजर में ये अच्छी खबर लगती है। लेकिन इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव छिपा हुआ है। बिल्कुल। ये आखिरी बार था जब महंगाई की गणना 2012 को आधार वर्ष मानकर की गई। अच्छा,
बेस ईयर 2012 था। हाँ, अब तक। राइट। लेकिन जनवरी 2026 से महंगाई की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2024 को इस्तेमाल किया जाएगा। आधार वर्ष बदलने का आम इंसान के लिए क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि सरकार ये देखती है कि एक आम परिवार किन चीजों पर पैसा खर्च करता है। इसे कंजम्पशन बास्केट कहते हैं। आधार वर्ष इसी बास्केट को तय करता है, लेकिन समय के साथ हमारे खर्च करने का तरीका बदल जाता है। हाँ, ये तो है। जैसे 2012 में शायद लोग फ़ोन रिचार्ज पर जितना खर्च करते थे, आज उतना या उससे ज़्यादा तो सिर्फ नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर कर देते हैं। आपने एकदम सही उदाहरण दिया। सोचिए, 2012 में लोग फोन के रिचार्ज पर खर्च करते थे, आज डेटा प्लान्स, OTT सब्सक्रिप्शंस और ऑनलाइन शॉपिंग पर कहीं ज्यादा करते हैं। नया आधार वर्ष 2024 इन्हीं नए खर्चों को ज्यादा महत्व देगा और पुरानी चीजों का महत्व कम कर देगा। जैसे लैंडलाइन फ़ोन या CD DVD? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम महंगाई को मापने का पैमाना ही बदल रहे हैं। के दाम वैसे ही बढ़े हों। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में आंकड़े कुछ अलग दिखें। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जब हम भविष्य के महंगाई के आंकड़ों की तुलना पुराने आंकड़ों से करेंगे, तो हम एक ही पैमाने का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो ये अर्थव्यवस्था को समझने के हमारे स्थापित तरीके में एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव। तो आज हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्याय की धारणाओं को चुनौती मिल रही है, हिमालय में संप्रभुता के दावों को चुनौती मिल रही है, अंतरिक्ष में हमारी तकनीकी श्रेष्ठता को चुनौती मिल रही है, और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में आंकड़ों की विश्वसनीयता को एक नए पैमाने से परखा जा रहा है। हाँ, सही। हर कहानी में एक ही बात उभर कर आती है। जो व्यवस्थाएं, जो धारणाएं और जो तकनीकें कल तक पत्थर की लकीर मानी जाती थीं, आज उन पर सवाल उठ रहे हैं। बदलाव हर जगह हो रहा है और हमें इन चुनौतियों को समझने के लिए तैयार रहना होगा। और आज हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात यह है, पूर्वोत्तर भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए पहले सैटेलाइट लाचित 1 को ले जा रहे PSLV मिशन की विफलता को देखते हुए ये घटना हमें क्या सिखाती है? हमें बड़ी राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपलब्धियों का जश्न मनाने और जमीनी स्तर पर क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देने के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? भविष्य में ऐसी क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसी और विफलता में खो ना जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए अब किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए?